हेलो, नमस्कार। कैसे हैं प्रिय विद्यार्थियों? बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमेशा की तरह होंगे स्वस्थ और प्रसन्न। मैं लाली वर्मा आप सभी 11वीं कक्षा के होनहार विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और खुश होंगे। साथ ही साथ अपने आप का ख्याल रखते हुए स्कूल वर्क अर्थात जो आपका मेन काम है वो भी कर रहे होंगे और घर के छोटे मोटे कार्यों में हेल्प भी कर रहे होंगे। लेकर आई हूं आज आपकी पाठ्य पुस्तिका का 12वां पाठ। जी हाँ, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12वां पाठ। अब इससे पहले 11 पाठ पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और आज जो 12वां पाठ है वो सब ये जो चैप्टर है ना हम सब से रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि पाठ का नाम है गांव के बच्चों की शिक्षा। लिखा है कृष्ण कुमार जी ने। इस पाठ में क्या बताया है? गांव के बच्चों की शिक्षा। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि कौन कौन आप में से गांव में रहते हैं? भाई मेरी शिक्षा तो पहली से 5वीं तक गांव में हुई है और गांव में भी इस कदर मतलब जैसे बिल्कुल टाट पट्टियों पर बैठकर लिखते थे, स्कूल में बैठते थे, फिर पहुंचते ही झाड़ू भी लगाते थे। ये सब इस तरह से मेरी शिक्षा हुई है पहली से लेकर 5वीं तक सरकारी स्कूल में। उसके बाद फिर 6ठी से 12वीं तक की हॉस्टल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कृष्ण कुमार जी ने भी गांव के बच्चों की शिक्षा ये शीर्षक चुना है और ये शीर्षक बेहतरीन लाजवाब होगा क्योंकि हम सब इससे अपने आप को कोरिलेट कर पाएंगे, हम सब अपने आप का सहसंबंध स्थापित कर पाएंगे। तो मैं आपके कमेंट्स जरूर चाहूंगी, आपके रिएक्शंस, आपकी प्रतिक्रिया अवश्य चाहूंगी कि आप लिखें कि आप किस गांव में रहते हैं, किस तरह की शिक्षा प्राप्त की। जैसे अभी आप 11वीं में आ गए हैं, क्या शुरू से लेकर अब तक की शिक्षा आपने एक ही विद्यालय में की है या फिर प्राइमरी या जो प्राथमिक विद्यालय है वो कहीं और से किया है? तो मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप अपने अनुभव मेरे साथ साझा कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तो सबसे पहले हम चलते हैं कृष्ण कुमार जी के जीवन परिचय की ओर। कृष्ण कुमार जी गांव के बच्चों की शिक्षा पर आधारित आपने जो पाठ लिखा है उसको भी हम पढ़ेंगे। नाम है कृष्ण कुमार, जन्म हुआ 1951। ये स्वतंत्रता के बाद। जन्म स्थान टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। क्या बात है। शिक्षा सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश एवं टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा। वृत्ति दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में प्रोफेसर रहे और सम्मान भारत और पाकिस्तान की स्कूली पाठ्यपुस्तकों में प्रस्तुत आज़ादी के संघर्ष में इतिहास का अध्ययन के लिए जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप मिली। गद्य लेखन के लिए शरद जोशी सम्मान प्राप्त हुआ। प्रवास सन 1975 से 1981 तक विदेश प्रवास पर रहे। कृतियां याद रखिए कृष्ण कुमार जी की और कौन कौन सी कृतियां हैं, किस तरह की कृतियां इनके द्वारा रचित हैं। आइए हम उन कृतियों को जानते हैं। नीली आंखों वाले बगुले। अरे वाह, क्या बगुलों की आंखें नीली होती हैं? कैसी होती हैं? त्रिकाल दर्शन, त्रिकाल दर्शन कहानी संग्रह है ये। अब्दुल मजीद का छुरा। ठीक है, यात्रा वृतांत है। आज नहीं पढ़ेगा, बाल कथा संग्रह। विचार का डर, स्कूल की हिंदी निबंध संग्रह। राज, समाज और शिक्षा, शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व, बच्चे की भाषा और अध्यापक, शिक्षा और ज्ञान। आप देखो बेटा कि आपके जितनी भी रचनाएं हैं उनमें आप एक सामान्य या कॉमन बात देख सकते हैं कि शिक्षा, ज्ञान, इस तरह से आपकी रचनाएं हैं। हमेशा आपका रुझान शिक्षा की तरफ रहा है। इससे व्यक्ति की मानसिकता का पता चलता है कि वे शिक्षा से कितने जुड़े हुए व्यक्ति थे। कृष्ण कुमार जी जन्म कब हुआ? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 1951। वेरी गुड। सच में गलती तो नहीं हुई है? नहीं नहीं, 1951 में ही जन्म हुआ है। तो ये रहे आपके रचनाएं। बाल कविताओं का संकलन संपादन निरंकार देव सेवक के साथ
व्हाट इज वर्थ टीचिंग, सोशल कैरेक्टर ऑफ लर्निंग, यहां भी आप लर्निंग देख सकते हैं। पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन, यहां भी आप शिक्षा देख सकते हैं। लर्निंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, प्रेजुडिस एंड प्राइड, अंग्रेजी की पुस्तकें। कहने का तात्पर्य कि आपने चाहे हिंदी में रचना की हो या अन्य भाषा या अंग्रेजी में रचना की हो, आपने शिक्षा से जुड़ी हुई अपने विचारों को किताबों या पुस्तकों या कहानी या निबंध संग्रह के माध्यम से हम सब तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है। संप्रति निदेशक NCERT नई दिल्ली। चलिए अब हम चलते हैं गांव के बच्चों की शिक्षा की ओर। चलें क्या? चलते हैं थोड़ा सा हम सब आपस में मिलकर अपने बचपन की ओर। हाँ आपका बचपन ज्यादा दूर नहीं, लेकिन मेरा बचपन कितने भी दूर हो, मुझसे दूर कभी नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि मैं हमेशा अपने मन में एक बच्चे को जगाए रखती हूँ, सच में। जैसे यदि थोड़ी सी हम बातें करते हैं, पढ़ेंगे हम, क्योंकि शिक्षा ही है जो जिसको हम कहते हैं संप्रेषण के माध्यम से जब आदान प्रदान होती है, हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है, तो कोई भी कहानी, निबंध, उपन्यास ऐसा लगने लगता है कि जैसे हाँ हमारी ही तो बात है। इसलिए हम बीच में ये थोड़े से अपने अनुभव साझा करते हैं। देखिए अब मैं कहती हूँ कि कभी भी हमें अपने बचपने को मरने नहीं देना चाहिए। क्यों? अरे भाई बड़े तो होना ही है। अक्सर बच्चे 10वीं 11वीं या 8वीं 9वीं में आए अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, ऐसे ऐसे बड़े जैसे चलने की कोशिश करते हैं। मत करना यार, मत करा करो, बिल्कुल मत करो। बड़े तो होना ही है, लेकिन यदि ये वक्त चला गया फिर वापस ना आएगा। बचपना चला गया तो फिर हम बच्चे नहीं हो पाएंगे। बचपना, जवानी, बुढ़ापा टाटा बाय बाय हो जाएगा। इसलिए अपने हर एक पल को खुशी से, प्रफुल्लता के साथ जीना है। अपने बचपन को बहुत अच्छे से जीना है। हमेशा अपने मन में एक बच्चे को जरूर जीवित रखना है। कहते हैं ना कि इंसान तब बूढ़ा नहीं होता जब उसकी उम्र बढ़ जाती है, बल्कि तब बूढ़ा होता है जब उसके मन से बचपना खत्म हो जाता है। तो कुछ लोग छोटी सी आयु में ही बहुत बड़ा सा फील करते हैं, और कुछ लोग बड़े होकर भी बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। और वो ऐसा नहीं कि अपने काम के समय लापरवाह हों या काम की ओर ध्यान नहीं दे रहे हों। हर एक काम को हंसते हंसते करना, हर एक बात को सुनना, अच्छी बुरी सबको सुनना, ये एक कलाकारी है या निपुणता है जिसको हम सबको अपने मन में बसाकर रखना चाहिए। बच्चों के साथ बच्चे बनकर खेलना भी चाहिए। जब बात बड़ों की हो, जब बात हमारे कर्म की हो, तो गंभीरता लानी चाहिए। बड़ों के साथ हम बैठते हैं तो बड़ों की तरह हमें सोचना है, उनके विचारों को सुनना है। यदि बच्चों के साथ हम हो गए, जैसे अभी छुट्टियां चली, ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चे छत पर खेलते हैं, हम भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। आंख में पट्टी वाला गेम खेलने लगते हैं, लंगड़ी टांग खेलने लगते हैं, मजा आता है। तो ये जो कुछ हमारे विचार रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, हमें गुदगुदा देते हैं अंदर से, हमारे बचपन को बहुत पुनर्जीवित कर देते हैं। तो चलिए आप लोग भी अपने कमेंट्स जरूर लिखना, अपने विचारों को जरूर लिखना, मैं पढ़ना चाहूंगी। तो चलिए अब चलते हैं कृष्ण कुमार जी द्वारा रचित बचपन की शिक्षा अर्थात गांव की बच्चों की शिक्षा की ओर। जिस तरह हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, उसी तरह अफ्रीका के बहुत से हिस्सों में फ्रांस का राज था। अब बताया जा रहा है, शुरुआत कहां से की जा रही है, कि जिस तरह हमारे देश भारत पर ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों का राज था, उसी तरह से अफ्रीका में भी, अफ्रीका के बहुत से हिस्सों में किसका राज था? फ्रांस का। फ्रांस द्वारा शासित ऐसे ही पश्चिमी अफ्रीका के एक छोटे से देश में कमारा लिए नामक एक लेखक हुए हैं। कहां पर हुए बेटा? अफ्रीका की बात कर रहे हैं, वही अफ्रीका जहां पर कुछ हिस्सों में फ्रांस का राज था। तो अफ्रीका के एक छोटे से देश में कमारा लिए नामक एक लेखक हुए थे। अब इनके बारे में लेखक ने बताया है तो जरूर
कुछ ऐसी बात हमें बताने जा रहे हैं जो हम सबको जानना आवश्यक है। उन्होंने अपने बचपन एक पूरी किताब लिखी है, बचपन पर पूरी किताब लिखी है। हाँ, इस आत्मकथा में बताया गया है कि किस तरह उन्होंने अपने गांव में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद शहर में अपने चाचा के पास रहकर माध्यमिक शिक्षा पूरी की। किसने बताया बेटा? अफ्रीका शहर के एक छोटे से लेखक कमारा लिए थे, जिन्होंने अपने बचपन पर पूरी एक किताब लिखी है। उसमें उन्होंने यही बताया कि किस तरह से अपने गांव में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद शहर में अपने चाचा के पास रहकर माध्यमिक शिक्षा पूरी की। प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई उनकी पूरी? गांव में। अब गांव में सिर्फ प्राथमिक शिक्षा ही क्यों हुई? वो इसलिए हुई कि आज आप देखते होंगे कि गांव में भी 8वीं मतलब माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा भी अब आ गई है। परंतु पहले की बात की जाए, हाँ हमारे ज़माने की बात की जाए, जब हम पढ़ते थे प्राथमिक स्कूल में या प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय में, तो हमारे गांव का विद्यालय भी सिर्फ 5वीं तक ही था, 1ली से 5वीं तक। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के लिए हमें गांव से बाहर जाना पड़ता था। उसके लिए माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, और गांव में लड़कियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि समाज उतना जागरूक नहीं था कि लड़का और लड़की दोनों को समान रूप से शिक्षित किया जाए। परंतु किस्मत से, मेहनत से, अपने बड़ों के आशीर्वाद से, परम पिता की इच्छा से, कृपा से जवाहर नवोदय विद्यालय में परीक्षा दी गई, एंट्रेंस टेस्ट हुआ, उसमें हम पास हुए, और फिर गांव से कुछ किलोमीटर्स की दूरी, अच्छा खासा दूर था, लेकिन जिले में ही होते हैं चूंकि, तो ज़्यादा तो नहीं था। अब पहले बहुत दूर लगता था, लेकिन आज सोचते हैं अच्छा ये यहाँ से यहीं तो था। लेकिन जब हम छोटे थे तो डिस्टेंस बड़ा लगता था। अब हम थोड़े बड़े हो गए तो डिस्टेंस छोटा हो गया है। साथ ही साथ अब साधन भी आ गए हैं। पहले बस ही थी, या फिर घर में कोई छोटी मोटी एक स्कूटी हुआ करती थी, तो उससे जाना बड़ा कठिन रहता था कि अरे उतनी दूर ऐसे जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो अब जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ, आप देख रहे हैं कि लाखों किलोमीटर की दूरियां भी अब घंटों में तय की जाती हैं। हवाई यात्रा शुरू हो गई, ट्रेन रेल यात्रा शुरू हो गई है, बसेस तो हैं ही। तो यहाँ पर उन्होंने जो अफ्रीका के लेखक थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया है कि किस तरह उन्होंने अपने गांव में प्राथमिक शिक्षा पूरी की। जब उन्हें माध्यमिक शिक्षा पूरी करनी थी तो उन्हें कहाँ जाना पड़ा? अपने चाचा के पास रहना पड़ा शहर में, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा पूरी करनी थी तो गांव से बाहर वे गए अपने चाचा के पास शहर में। क्यों? क्योंकि गांव में केवल प्राथमिक शिक्षा ही पूरी कर पाए, 5वीं तक स्कूल था। इसके बाद राजधानी में, अब देखिए, शहर में सिर्फ माध्यमिक 6वीं से लेकर 8वीं तक पढ़े होंगे। अब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश करना है, 10वीं 11वीं 12वीं भी पढ़ना है। तो इसके बाद राजधानी में, अब जहां रहते थे गांव में, वहां से गए शहर, शहर से अब और राजधानी में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, हायर सेकेंडरी स्कूल पूरी की। तो प्राथमिक शिक्षा गांव में पूरी की, शहर में चाचा के यहाँ रहकर उन्होंने माध्यमिक शिक्षा पूरी की, फिर राजधानी में रहकर उन्होंने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद उनको एक प्रतियोगिता के लिए चुना गया। इस प्रतियोगिता में देश के सबसे होशियार बच्चों को चुना जाता है। क्या बात है। और उनमें से कुछ को उच्च शिक्षा के लिए फ्रांस भेजा जाना था। अब ये जो प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें अफ्रीका के ये लेखक थे, कमारा लिए, इनका चयन हुआ। और ऐसा नहीं है कि किसी का भी चयन हो जाता था, बहुत चुनिंदा छात्रों का चयन होता था, उसमें से ये चयनित हो गए। ठीक है, चयनित हो गए। अब तो जो चुनिंदा बच्चे थे उन्हें भेजा जाता था उच्च शिक्षा के लिए फ्रांस। ठीक है, गांव, शहर, राजधानी, किस्मत, मेहनत के आधार पर वो उन चुनिंदा बच्चों में शामिल हुए जिनकी उच्च शिक्षा के लिए उन्हें फ्रांस भेजा जाता था। क्या बात है।
अब यहाँ पर दिखाई देता है बेटा कि किस तरह से जब हम मेहनत करते हैं, ईमानदारी से बिल्कुल अपने कर्म के प्रति समर्पित रहते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद हमारे सामने खुले नजर आते हैं। जिस तरह हमारे देश में विदेश जाना बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, उसी तरह हमारे जैसे गुलाम रहे अन्य समाजों में भी यह गौरव की बात मानी जाती है। बिल्कुल, आखिर वह दिन आया जब कमारा लिए को अपने रिश्तेदारों से विदा लेनी थी। कुछ मुझे, अब मैं विदेश तो नहीं गई थी, लेकिन फिर भी एक छोटे से गांव से हॉस्टल में पढ़ने के लिए जब जा रहे थे तो सबकी हालत जैसे ऐसी थी कि बस रोए जा रहे थे सब। छोटी सी 10 साल की बच्ची अकेले कैसे रहेगी, मम्मी पापा को घर बार को छोड़कर अपना काम कैसे करेगी, क्या करेगी, बहुत सारी, मतलब सबकी आंखें नम थी। लेकिन मेरी जिद थी, मुझे तो जाना है। और पहले हम गुल्लक रखा करते थे अपने पास, बड़े उससे कि ये देखते थे कि क्या है क्या नहीं। अब आप लोग रखते हैं जिसको पिगी बैंक कहते हैं, गुल्लक अपने अपने पैसे जोड़ना, जो जब हम 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया या 5 रुपया, सबसे बड़ी रकम होती थी हमारे लिए 5 रुपया। हाँ, उसमें डालते थे 5 पैसे, 10 पैसे, जितने भी हो गए। मैंने क्या कहा, अपनी बात बता रही हूँ, यदि आप लोग मुझे पढ़ने नहीं भेजोगे तो मैं अपनी गुल्लक फोड़कर उसमें जितने पैसे निकलेंगे उन्हें बस में किराया देकर चली जाऊंगी। 10 साल की छोटी सी बच्ची। अब क्या करें भाई, हमारे जो गांव के मास्टर जी थे जिन्होंने हमें पढ़ाया था, उन्होंने हमारे परिवार वालों को समझाया, पिताजी को समझाया, भाई साहब को समझाया, और कहा नहीं, होनहार बच्ची है, इसको आप मत रोकिए, जाने दीजिए। वहाँ बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है बच्चों का। किस्मत से एक बहुत दूर के परिचित वहाँ रहते थे उस शहर में जहाँ पर हमें जाना था, तो उनसे मुलाकात हुई, उनसे भेंट की गई। देखिएगा, तो इस तरह से उस ज़माने में बेटा 93 की बात है, तो अब चलो भेजा गया, तो ये किस्मत थी। तो ठीक यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कमारा ले को फ्रांस जाने का अवसर मिला। जिस तरह हमारे देश में विदेश जाना बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, उसी तरह हमारे जैसे गुलाम रहे अन्य समाजों में भी यह गौरव की बात मानी जाती है। आखिर वह दिन आया जब कमारा ले को अपने रिश्तेदारों से विदा लेनी थी। विदा से मुझे अपनी विदा याद आ गई थी कि कैसे रोते थे जब भैया मुझे छोड़ने गए थे और लौट कर आ रहे थे। रोना मुझे भी आ रहा था, लेकिन मैंने कहा यदि मैं रोई तो ये लोग मुझे वापस ले जाएंगे, इसलिए मैंने अपने आप को बहुत नियंत्रित करके रखा था। मैं देख रही थी कि भैया दूर तक ऐसे अपने रुमाल से अपने आंसू पोंछ रहे थे। बहुत बड़ी बात थी कि एक छोटी सी बच्ची को छोड़कर जाना, और बच्ची भी जिद से रुकी है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़कर जाना है। तो विदा लेने की जब बात आई तो सबके चेहरे उदास, रोना हमें आया, लेकिन हम भी कहीं छुप छुपा कर रो लिए। किसी को बताया नहीं कि आंसू हैं, नहीं तो कोई कहता मत जाओ बेटा, हो सकता है हम पिघल जाते, और हम नहीं जाते, और आज शायद आपके सामने हम खड़े नहीं होते। तो अब उस जमाने में हवाई जहाज से विदेश जाना और भी बड़ी बात थी। हम नहीं गए थे हवाई जहाज से। कमारा को अपने माता पिता, रिश्तेदारों, घर के तमाम लोगों से विदा लेने के लिए गांव आना पड़ा। अपनी आत्मकथा के अंतिम अध्याय में उन्होंने इस मार्मिक दृश्य का वर्णन किया। कैसा? अपने चाचा, मामा, मौसियों और चाचियों से विदा लेने में उनको कोई खास दिक्कत पेश नहीं आई। सभी लोगों ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन कहीं तो दिल भरा होगा, कहीं तो उनका गला रुंधा होगा, कहीं तो उनकी आंखों में आंसू आए होंगे। सभी लोग उनकी इस उपलब्धि पर गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, गर्व महसूस कर रहे थे। इसके बाद गांव के अन्य लोगों से भी उन्होंने विदा ली, लेकिन इस तमाम भीड़ में कहीं उनकी मां दिखाई नहीं दे रही थी। हाँ, सॉरी, मैं थोड़ी सी भावुक हो रही हूं, लेकिन मुझे अपने आप को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि मुझे वही याद आ रहा है बिल्कुल कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो अब उन्होंने देखा, सबसे उन्होंने विदा ली, लेकिन अब उनकी मां नहीं दिखाई दे रही थी। कमारा के पास
समय बहुत कम था क्योंकि विदाई लेनी थी, उन्हें गांव से बहुत दूर जाना था। वे माँ को उस भीड़ में खोजने लगे और आखिरकार उन्होंने अपनी माँ को अपने घर में या अपनी झोपड़ी में पाया। वे रो रही थी। कमारा ने वहां पहुंचकर मां से आशीर्वाद मांगा, लेकिन मां की सिसकियां रुक नहीं रही थी। कमारा ने कहा कि तुम अगर अब भी नहीं बोलोगी तो मैं तुमसे विदा कैसे ले पाऊंगा। फिर जो शब्द मां ने रोते हुए कहे वे कमारा लेने अपनी पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर अंकित किए। सॉरी बेटा, यह किताब उन लाखों अशिक्षित माओं को समर्पित है जो अफ्रीका के खेतों में काम करती हैं। मैं हूबहू उन शब्दों को नहीं रख सकता, लेकिन जितना मुझे याद है वह इस प्रकार था। बेटा, जिस दिन तुम इस गांव की प्राथमिक शाला में पहली बार गए थे, उसी दिन मुझे मालूम पड़ गया था कि तुम इस गांव में टिक नहीं पाओगे। तुम्हारे पिता और तुम्हारे चाचा से मेरे ये लाख कहने पर भी कि इस बच्चे को मत पढ़ाओ, यह बच्चा हमारे गांव में नहीं टिकेगा, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मुझे मालूम था कि तुम इस देश में नहीं रुक पाओगे और हमारे लिए कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम उस प्राइमरी स्कूल में गए, इसलिए तुम्हारे बीच में नहीं रह पाओगे। तो अब उस समय की जो बात थी, अक्सर हम लोग जब सामान्य से सब कुछ चलता रहता है, बहुत कम बातें होती हैं जब हम ध्यान नहीं देते, बात हमें याद तब याद आती है कि फिर से याद आ जाती कि अरे ऐसा तो कहा गया था, काश, अच्छा हाँ यही तो कहा था। ये सारी बातें उनको याद आ रही थी क्योंकि तुम उस प्राइमरी स्कूल में गए। लेकिन इन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। आज का यह दिन मुझे इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया। तुम आज मुझसे विदा ले रहे हो, तुम तो बहुत पहले ही मुझसे विदा ले चुके हो। तुम्हारे मामा, चाचा, पिता सब ने तुम्हें मुझसे ही नहीं बल्कि पूरे गांव, पूरे समाज से छीन लिया है। तुम्हें जहां जाना है जाओ। माँ का जो हृदय रहता है वो बिल्कुल मोम की तरह रहता है, शायद इसलिए माँ को मोम भी कहते हैं। अपने बच्चे को वो जानती है कि ये सफल होने जा रहा है, लेकिन माँ का हृदय सिर्फ माँ समझ सकती है। कमारा लेके इन शब्दों को यह बताने का प्रयोजन बहुत ही सहज है कि हम लोग शिक्षा और साक्षरता की बात इस तरह करते हैं मानो शिक्षा का कोई सामाजिक चरित्र ही ना हो। उस समय की बात है जब ये पाठ लिखा गया था, तो उस समय दूर होकर शिक्षा प्राप्त करना मतलब अरे ये क्या है। लेकिन दूसरे तरीके से यदि देखा जाए, इसका दूसरा पक्ष देखा जाए, तो गांव से बाहर या हम अपने देश से बाहर ही काम ढूंढने जाते हैं और उसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आखिर क्यों? क्या हम अपने ही देश में रहकर अपने देश को और तरक्की नहीं दिला सकते, या फिर उसकी तरक्की में हम अपना सहयोग नहीं दे सकते? आप अपने अपने बताइएगा कि ये जो लेखक का कथन है वो कितना आपको सार्थक लगा। पूरी तरह से लगेगा, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं होने देती, दिल पर पत्थर रखकर विदा करती है। चाहे आप पढ़ने के लिए जाओ, चाहे अपना परिवार बसाने के लिए जाओ, चाहे बेटी की विदा हो, चाहे बेटा कहीं पर जाए, माँ का दिल तो बार बार रोता है। लेकिन रोते हुए माँ का मतलब रोते हुए दिल का अर्थ ये नहीं है कि वो खुश नहीं है, वो खुश है। ढेरों आशीषें देती है, हमेशा अपनी आशीषें, अपनी पूरा जो सदकर्म है ना, सब कुछ अपने बच्चों पर समर्पित करती है कि मैंने अब तक जो कुछ सही किया है, हे परमात्मा मैंने पूजा की है, तो मेरे बच्चों का भविष्य संवारना, ये माँ की दुआ रहती है। तो कमारा लेके इन शब्दों को यह बताने का प्रयोजन बहुत ही सहज है। हम लोग शिक्षा और साक्षरता की बात इस तरह करते हैं मानो शिक्षा का कोई सामाजिक चरित्र ही ना हो, जैसे वह अपने आप में कोई गुणकारी दवाई हो जिसके सेवन से समाज एकदम रोग मुक्त हो जाएगा।
या वह कोई एक उपहार हो जो सरकार हमें देने वाली हो, या पिछले 50 साल से देती चली आ रही है, कुछ ऐसी धारणा है। तो धीरे धीरे यही विचार तो बदले हैं। माननीय मंत्री महोदय जाने से पहले हमें बता गए हैं कि वे भी इस बात से कुछ शर्मिंदा हैं कि शिक्षा अभी तक हर बच्चे तक नहीं पहुंची है। लेकिन आज हम यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स को भी थैंक्स कहेंगे कि हर एक बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं आपसे एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप वीडियोस की लिंक शेयर ज़रूर किया करो बेटा। क्या पता आपकी एक लिंक शेयर करने से कितने लोगों का भविष्य बन जाए, कितने बच्चों का भविष्य बन जाए। जो बच्चे क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने में असमर्थ हैं, मोटी मोटी रकम फीस देने में असमर्थ हैं, उनको घर बैठे ही गुणवत्तात्मक शिक्षा प्राप्त हो जाए, याद रखिएगा। लेकिन इसके बावजूद वे वादे किए जाते हैं। 50 सालों का उनके वायदा करने की कुव्वत पर कोई असर नहीं पड़ा। आज शिक्षा का बहुत ही प्रतिकूल सामाजिक चरित्र उभर आया है। वह हमारे बच्चों को समाज के सबसे व्यापक सरोकारों से काटने वाला एक प्रमुख अस्त्र बन गई है। इसकी शुरुआत उसी दिन से हो जाती है जिस दिन से हमारे बच्चे प्राथमिक शाला में प्रवेश करते हैं। शिक्षा को देश में फैलाने की बात करना बेमानी है। अब लेखक ने दो तरह से अपनी बातों को कहा है। एक तो शिक्षित होकर हम अपने देश को उन्नति तक ले जाएंगे। शिक्षित मानसिकता का विकास करती है। शिक्षित व्यक्ति की विचारधारा में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। अपने आप का, अपने क्षेत्र का, गांव का, समाज का, राष्ट्र का विकास करने में व्यक्ति सहायक बनता है। दूसरी तरफ ये भी कि अब ये आया है कि आज शिक्षा का बहुत ही प्रतिकूल सामाजिक चरित्र उभर कर आया है। प्रतिकूल, अनुकूल तो समझते हैं ना आप। अनुकूल मतलब जो सबके लिए लाभदायक हो, प्रतिकूल मतलब विपरीत। तो शिक्षा का स्तर या शिक्षा की स्थिति आज के परिप्रेक्ष्य में प्रतिकूल हो गई है क्या? बताइए। आज शिक्षा का बहुत ही प्रतिकूल सामाजिक चरित्र उभर कर आ रहा है या आया है। क्यों ये बात कही कृष्ण कुमार जी ने? वह हमारे बच्चों को समाज के सबसे व्यापक सरोकारों से काटने वाला एक प्रमुख अस्त्र बन गई है। जो समाज के व्यापक सरोकार हैं, बड़े सरोकार हैं, जिनसे हम आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वो अब काटने लगी है एक दूसरे से। इसकी शुरुआत उसी दिन से हो जाती है जिस दिन से हमारे बच्चे प्राथमिक शाला में प्रवेश करते हैं। शिक्षा को देश में फैलाना करना बेमानी बात है। अब देखिए, इसीलिए मेरा अनुरोध है कि जब आप इस सम्मेलन में इस प्रसंग पर विचार करें कि कैसे प्राथमिक शिक्षा का दायरा फैले, या कैसे शिक्षा केवल लड़कों तक नहीं बल्कि लड़कियों तक भी पहुंचे, या फिर समाज के उत्पीड़ित तबकों तक पहुंचे, तो इन सब बातों पर चर्चा के साथ साथ यह भी अवश्य सोचिएगा कि शिक्षा की इस प्रसार प्रक्रिया में हमारे बच्चे शिक्षा के माध्यम से क्या सीखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो शिक्षा वर्तमान में जिस तरह से मानसिकता उत्पन्न कर रही है, लेकिन क्योंकि आज हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, यदि हम बात करें तक्षशिला या नालंदा विश्वविद्यालय की, जब बौद्ध भगवान बुद्ध थे उस समय वहाँ की जो पाठ्यक्रम था या वहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी, उसमें बच्चे का संपूर्ण या सर्वांगीण विकास शामिल था। सब कुछ अपने आप को निर्भर, मतलब आत्मनिर्भर करने की गुर उसमें शिक्षा में थे कि किस तरह से बच्चा पढ़कर क्या कर पाएगा। लेकिन क्या आज के पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी कमियां हैं क्या, या फिर उन कमियों को हम क्यों देखें? जो सकारात्मक पहलू हैं सिर्फ हम उनकी बात करें। तो ऐसा देखिए, यहां पर क्यों लेखक ने यह प्रश्न किया है कि शिक्षा की इस
प्रसार प्रक्रिया में हमारे बच्चे शिक्षा के माध्यम से क्या सीखेंगे, क्यों कहा है ये प्रश्न, क्यों किया है लेखक ने? मैं आपके विचार जानना चाहती हूं, क्योंकि आप आज के स्टूडेंट हैं, आज के विद्यार्थी हैं, आप नई पीढ़ी हैं। आपके विचार में ऐसा लेखक ने क्यों कहा, इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है? पंचायती राज का पुनरुदय एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। आप सब इस घटना के नेता हैं। इसमें ऐसी गुंजाइशें दिखाई देती हैं जो हमारे देश की न सिर्फ शिक्षा नीति बल्कि समाज की अन्य नीतियों और हमारे समय के समकालीन सामाजिक इतिहास को प्रभावित करने की भी क्षमता रखती हैं। ऐसा भी है, ठीक है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह घटना एक ऐसे वक्त में घट रही है जब देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जो अत्यंत विनाशकारी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो पंचायती राज के इस नए अभ्युदय का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ किसी से छिपा नहीं है। मैं आपके सामने केवल 2-4 उदाहरणों से इस संदर्भ का उल्लेख करना चाहूँगा कि गांव में शिक्षा क्या है, किस तरह से लड़का और लड़कियों के बीच में। देखिए बेटा, रचना कब हुई आप देख सकते हैं कि लेखक का जन्म 1951 में हुआ था, ठीक है। तो लगभग 30, 40, 50 साल वर्ष पुरानी ये रचना है, जब समाज की स्थिति आज की स्थिति के समान तो नहीं थी। जैसे हम बात करें पौराणिक कथाओं की, तुलसीदास के रामचरितमानस की, सूरदास जी के कृष्ण पर आधारित जो पद या सवैये रहते हैं, विद्यापति की, जायसी की या चाणक्य की, तो उस समय का जो उनका वातावरण या क्षेत्र या माहौल रहता है या समाज रहता है, सामाजिक जो स्थिति रहती है, उनके विचार भी तो होते हैं ना, कि क्योंकि तभी तो कहते हैं ना, साहित्य ही समाज का दर्पण है। तो समाज का एक व्यक्ति के विचारों पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि समाज का हिस्सा ही होते हैं हम भी। तो जो भी रचना की जाती है उस पर सामाजिक स्तर के आधार पर मानसिकता होती है और वही रचना समक्ष आ जाती है। अब देखो, अब लेखक ने क्या उदाहरण दिए हैं। हमारे सामने एक स्थिति, एक ऐसी परिस्थिति है जिसके तहत पूंजीवाद आज देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। पूंजीवाद, सत्तावाद। शक्ति किसे माना जा रहा है? पैसा। पैसा, जिसके पास पैसे की पावर है वो शक्तिशाली है। वो ही अपने आप को सब कुछ समझने लगता है। जो गरीब, निर्धन या उपेक्षित, मतलब या फिर जो जैसे बेचारा जिनके पास धन नहीं है, उनको ये जो है ना पूंजीवाद वर्ग के लोग उपेक्षित नजरों से देखते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। समाज में सिर्फ उनका ही बोला बाला रहता है। आज जिसे आर्थिक उदारीकरण या आर्थिक सुधार कहा जा रहा है, वह प्रक्रिया दरअसल जमीन, जंगल, पानी, खनिजों और अन्य मानव संसाधनों को आम आदमी से छीनकर कुछ पूंजीपति घरानों तथा विदेशी कंपनियों के हवाले कर देने की है। बिल्कुल बिल्कुल, लेखक ने अपनी दृष्टि से, अपने आधार पर बिल्कुल सही कहा है कि आज जिसको आर्थिक सुधार की भाई सुधार किया जा रहा है, विकास हो रहा है, यहाँ से ये घर हटेंगे, यहाँ से नहर बनेगी, यहाँ से ये जंगल कटेंगे, यहाँ एक फैक्ट्री का निर्माण होगा, उद्योग का निर्माण होगा, तो जो बेचारे जहाँ रह रहे थे, किसी को घर से निकालना, उस पर क्या बीतती है वो सिर्फ वही सोच सकता है। तो ये जो मजबूरन, या यूं कहे कि उनके सिर पर जो मजबूरी लाद दी जाती है ना, वो बड़ी मतलब निराशाजनक रहती है। तो उन लोगों की स्थिति या उनकी मानसिकता के बारे में संभवतः ये वर्ग तो कभी भी नहीं सोचता, कभी नहीं सोचता, और ना ही उनके बारे में कुछ कहते हैं। और सब कुछ विकास के नाम पर कहाँ जा रहा है? या तो पूंजीपति घरानों में या फिर विदेशी कंपनियों के हवाले। कहीं ना कहीं बात में है तो है ना सच्चाई। इस सच्चाई को हमारे सांसद और मंत्रीगण पिछले कई वर्षों से छिपा रहे हैं, लेकिन
सांच को आंच कैसी, या सूरज को कोई ढक सकता है क्या? कहा जाता है बेटा कि सच और सूरज ज्यादा देर तक छुपे नहीं रह सकते हैं। सच भी सामने आता है, सूरज भी सामने आता है। इसलिए कितने दिन या कब तक सच्चाई को छुपाते रहेंगे? एक ना एक दिन भांडा फूटना ही है। तो ये कभी ना सोचें कि अरे पर्दा डाल दो, झूठ का पर्दा डाल दो। तभी तो कहा जाता है एक झूठ पर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इस सच्चाई को हमारे सांसद और मंत्रीगण पिछले कई वर्षों से छिपा रहे हैं, लेकिन देश के कोने कोने में जहां लोग अपनी जमीनों से उखाड़े जा रहे हैं और अपने बच्चों से दूर जाकर रोजी रोटी कमाने के लिए विवश हो गए हैं, वहां इस परिस्थिति में रहने वाले हर व्यक्ति को पता है कि देश किस दौर से गुजर रहा है, लेकिन उनके बारे में किसी को कोई परवाह ही नहीं। सब विकास, उन्नति, प्रगति इसमें लगे हैं और बेचारों को घर से बेघर किया जा रहा है। और इस बात का भी संकेत उन्हें मिल चुका है कि इसका क्या भविष्य है। हम देखते हैं कि जगह जगह स्थानीय प्रतिरोध की लड़ाइयां चल रही हैं। इन लड़ाइयों में नीचे से ऊपर तक न्याय मांगने की प्रक्रिया सक्रिय है। न्यायालयों के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, कहीं चैन नहीं है, कहीं चैन नहीं है। सारे देश में खलबली सी मची हुई है, लेकिन इस खलबली का कोई प्रतिबिंब हमारी संसद में दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं दिखाई देता। वहां आज भी लोग हंस रहे हैं, एक सरकार को बदलकर दूसरी सरकार ला रहे हैं, इसके बदले उसको बिठा दिया, उसके बदले उसको बिठा दिया, लेकिन जहां जो वास्तविक परिवर्तन होना चाहिए वो संभवतः कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सब कहने को प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, जनता का शासन है, जनता के लिए है, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि बैठा है, भाई जनता की बात सुनेगा, लेकिन वो जनता के आगे तब तक झुका रहता है जब तक उसको वोट नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि तब तक उसको ज्यादा नोट नहीं मिलते। चुनाव से पहले की स्थिति देखिए, आप राजनीतिक स्थिति देखी होगी, आपने अवश्य देखी होगी। गांव गांव में भी आप सब, जैसे अभी आप 11वीं में हैं, छोटे से तो है नहीं ना कि बिल्कुल पता नहीं क्या है, आप भली भांति जानते हैं कि इलेक्शन से पहले क्या हाल होता है, किस तरह से जो प्रतिनिधि, अब तो टिकट विकेट मिलते हैं, उसके पहले भी होता था ऐसा, तो बड़े घर घर जाकर भाई बहन सारे रिश्ते बना लेता है, और जो बेचारे जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है उनको मोटी मोटी रकम भी दे आते होंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें सत्ता मिलती है, दूसरी बार उस तरफ देखते नहीं है कि उस गांव की या उस क्षेत्र की स्थिति कैसी है। बद से बदतर हो जाती है, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा होता है। तो एक सरकार को बदलकर दूसरी सरकार बन जाती है। मतदाताओं को बंधुआ मजदूरों की तरह बार बार मत देने के लिए, यहां मत मतलब वोट है ना, विवश कर देते हैं। वही जो मैंने अभी बताया कि आपको मतदान करना है, हम आपके साथ हैं, हम आपकी सुनेंगे, आपकी जो परेशानियां हैं हम उनको मिटाएंगे, अरे आपकी गरीबी हटा देंगे, गांव में सड़कें बना देंगे, घर घर में दीप जला देंगे, बच्चे की पढ़ाई मुफ्त करा देंगे, ये करा देंगे। दुनिया भर के कहें तो झूठे खोखले वादे करते हैं और इस तरह से विवश कर लेते हैं। यह राजनीति की मुख्य धारा है। इस परिस्थिति में लगता है कि देश अपनी सार्वभौमिक स्वतंत्रता खो बैठेगा। राजनीति के मंच पर नजर दौड़ाएं, आप सभी चुनकर आए हुए लोग हैं। आपको पता है कि किस तरह हिंसा और अपराध राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं? क्या आप जानते हैं बेटा कि हिंसा और अपराध राजनीति का ही हिस्सा बन गए हैं? भ्रष्टाचारी सब कुछ शामिल हो गया है। पंचायती राज के चुनावों में भी जगह जगह विशेषकर महिलाओं और अन्य उत्पीड़ित समझते हो, जो बेचारे पहले से ही बेचारे थे, उन पर और अत्याचार होते हैं। तो जो बेचारे हैं, जो गरीब हैं, जो पीड़ित हैं, उन पर और शोषण किया जाता है। अन्य उत्पीड़ित वर्गों के सदस्यों को हिंसा का शिकार होना पड़ा है।
जैसे जैसे हम राजनीति की इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, हिंसा का चरित्र उतना ही सघन दिखाई देता है। सघन मतलब पूरी तरह से घना, भ्रष्टाचार, हिंसा, शोषण, ये और अधिक दिखाई देता है जितना भी राजनीति में अंदर से देखा जाएगा। इन नेताओं के सामने इस समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा नई नीतियों की बात करना एकदम बेमानी है, क्योंकि ये खुद ही शिक्षित नहीं होते तो शिक्षा का महत्व कैसे समझेंगे। ये सामाजिक हिंसा सिर्फ राजनीति में ही नहीं है, बल्कि सामाजिक संबंधों में भी फैल रही है। इस सामाजिक हिंसा का महिलाएं सीधे शिकार बनती हैं। किसी को बहला फुसला कर, किसी को कुछ, और बस साथ में हमारे समाज के तमाम कामगार, आदिवासी, छोटे किसान और मजदूर जगह जगह इस हिंसा को सह रहे हैं, जो पूंजी के शासन और एकदम भ्रष्ट एवं अप्रासंगिक हो गई राजनीति के साथ साथ राजनीति की मुख्य धारा में शामिल हो गई है। अब तो राजनीति शब्द सुनकर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं ना, वे कभी राजनीति में घुसना नहीं चाहते हैं। अरे भाई राजनीति, अरे ना बाबा ना, राजनीति से तो दूर ही रहते हैं। ऐसे डायलॉग्स, ऐसे कथन आपने भी सुने होंगे। क्यों राजनीति की छवि ऐसी हो गई है? आखिर कौन कौन से कारण हैं, आपको पता ही है। अब इस परिस्थिति में पंचायती राज का उदय हुआ। यह एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध है, परंतु इसमें जहां एक तरफ चिंगारी और रोशनी झांकती है, वहीं ढेरों आशंकाओं का अंधेरा भी दिखाई देता है। प्रश्न अब यह उठता है कि पंचायती राज चलने भी दिया जाएगा या नहीं। हमें यह मालूम है कि अभी तक हर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव नहीं हो सके हैं। हमें मालूम है कि ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार जिनमें देश की सबसे शोषित जनता का सुधार छिपा है, पंचायतों को नहीं दिए गए हैं कुछ अधिकार। पंचायत में सरपंच चुन लिया जाता है। सरपंच भी अलग अलग कैटेगरी वाइज, कि कभी पिछड़ा वर्ग से चुना जाएगा, कभी अनुसूचित जाति या जनजाति से चुना जाएगा। तो ये कुछ इस तरह के कानून आते हैं जिनको शिक्षा या शिक्षित नहीं है, समझ नहीं है, तो सरपंच कोई और है लेकिन दिमाग किसी और का चलता है, शातिरता किसी और की चलती है, और जो सुधार गांव में होना चाहिए, जो कुछ होना चाहिए, वो सारा जो सरकार द्वारा पैसा आता है या आर्थिक सहायता आती है, वो बीच में ही गोलमाल है, सब गोलमाल है, सब कुछ पता नहीं चलता। 5 साल बीत गए, क्या विकास हुआ? कुछ नहीं साहब, ये करवाया, ऐसा होता है। अब देखिए, प्रश्न उठता है कि यह पंचायती राज चलने भी दिया जाएगा या नहीं। हमें यह मालूम है कि अभी तक हर प्रदेश में पंचायतों का चुनाव नहीं हो सका। हमें मालूम है कि ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार जिनमें देश की सबसे शोषित जनता का सुधार छिपा है ना, पंचायतों को नहीं सौंपे गए हैं। मसलन खनिजों के इस्तेमाल को लेकर ग्राम सभाएं केवल चर्चा कर सकती हैं। किसी कंपनी को इन खनिजों को न सौंपा जाए, इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार उन्हें नहीं है। यही स्थिति जल, जंगल और जमीन के बुनियादी अधिकार को लेकर भी है। कुछ प्रदेशों में पंचायतों को मामूले से मुद्दों पर चंद अधिकार सौंप दिए हैं कि आप ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। ये अधिकार भी महत्वपूर्ण है, मानते हैं कि हमें इनका इस्तेमाल करना है, लेकिन सच्चाई यही है कि स्थानीय स्तर पर जितनी बड़ी खलबली हमारे देश में मची है, उसे किसी भी प्रकार से नियंत्रित करने की स्थिति में आज हमारी पंचायतें नहीं हैं। यद्यपि आलंकारिक रूप से पंचायतों को भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया जाता है, जबकि पंचायतों के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। यदि हो भी तो वो गांव के गांव में ही घोटाला हो जाता है, सब जगह भ्रष्टाचार। इस समूचे परिदृश्य में प्राथमिक शिक्षा को अधिक कारगर बनाने की जरूरत एक बहुत बड़ा सवाल है। प्राथमिक शिक्षा कोई अजूबा या दूर की कौड़ी नहीं है, बल्कि उसी संदर्भ में जन्म लेती है जो हमारे इर्द गिर्द रचा जा रहा है। आज जब आप प्राथमिक शिक्षा में हस्तक्षेप करके शिक्षा की मौजूदा व्यवस्था पर सामुदायिक दबाव बढ़ाकर उसे अधिक कारगर बनाने की बात करते हैं, तो प्रश्न उठता है कि हमारे सामने इस हस्तक्षेप के लिए आज कौन से मुद्दे प्रमुख होने चाहिए, किस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए जिससे सबका विकास हो सके।
क्या हैं वो मुद्दे? मेरी राय में दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हमें इन मुद्दों को ढूंढना होगा। आखिर कौन से हैं ऐसे? इनमें से एक है शिक्षा पर नौकरशाही के प्रभुत्व को कम करने का मुद्दा। अगर हमारे देश में बड़े बड़े कमीशनों और कमेटियों द्वारा सुझाए गए शैक्षिक सुधार एक के बाद एक असफल रहे, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हमारी शिक्षा पर हावी अफसरशाही है कि जो बड़े बड़े अफसर हैं, जिसको नौकरशाही या अफसरशाही दोनों बातें कही हैं, कि सामने वाले को नौकर समझना, अपने आप के हाथ में सत्ता होना, सिर्फ ऑर्डर देना, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा। बेचारे गांव के भोली भाले लोग उनकी बातों को मान जाते हैं। क्या किया जाए फिर? अब जिसका अनुभव आपको पंचायतों में काम करती होगा, तालीम से मुखातिब होने पर पाया जाता है कि नौकरशाही का शिकंजा अच्छे से अच्छे सुझावों और संभावनाओं को कुचल देता है, क्योंकि कोई अफसर नहीं चाहता कि उसकी ताकत कम हो। यस, जो भी एक बार सत्ता में आ जाता है, जिसको कुर्सी मिल जाती है ना, कुर्सी का लोभ, लालच, हवस इतनी अधिक होती है कि वो उस दलदल से फिर निकलना ही नहीं चाहता। नौकरशाही के खिलाफ इस संबंध में प्राथमिक स्कूल का अध्यापक आपका साथी है, शत्रु नहीं, ये भी समझ में नहीं आता है। पिछली कई पीढ़ियों से शिक्षा की विफलताओं का दोष प्राथमिक शाला के शिक्षकों पर मढ़ा जाता है कि सारी जिम्मेदारी शिक्षकों की है। लेकिन क्या आप ऐसा मानते हैं? जब ऊपर से जो ऑर्डर्स, आदेश आते हैं और वो मैनेजमेंट या प्रबंधन एकदम स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, तो शिक्षक क्यों उसका पालन नहीं करेंगे? आप भी उन्हें दोष देने की आदी हो जाएंगे। यह एक बड़ा प्रश्न है कि आप इन्हें अपना शत्रु मानेंगी या साथी समझकर सामाजिक संघर्ष की प्रक्रिया में शामिल करेंगी, जिसमें हर स्तर पर जागरूकता की जरूरत है। देश में घुटने टेक देने की स्थिति पैदा हो रही है, जिसमें अगर हम अपने सहयोगियों से लड़ते रहेंगे तो हमारी परिस्थिति वैसी ही होगी जैसी पिछले 5 दशकों से है, जिसमें अच्छे से अच्छा शैक्षिक सुधार भी कुछ महीनों तक चलकर समाप्त हो जाता है। आखिर क्यों कोई भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता? स्कूल होंगे प्राइवेट, भले ही मोटी मोटी रकम देंगे, कॉलेज होंगे सरकारी। अच्छा हाँ, ये बात आपसे पूछूंगी मैं, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि सभी माता पिता अपने, यदि जो थोड़े से सुखी संपन्न है, हमेशा अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहेंगे, और जब बात होगी खुद की नौकरी की तो सरकारी नौकरी तलाशेंगे, या कॉलेज या महाविद्यालय हमेशा सरकारी होना चाहिए। इसके पीछे बताइए, यदि सरकारी स्कूल खराब हैं, सरकार उन पर ध्यान नहीं देती, तो क्या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय पर सरकार ध्यान देती है? इसका मतलब सरकार अच्छी है। क्या है ये बताना जरूर। देश में आज प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी विदेशी धन आया है। इस विदेशी धन को खर्च करने में हमारे विधायक, मंत्री और अफसर दिन रात व्यस्त हैं। क्या आपको मालूम है कि वे व्यस्त क्यों हैं? यह धन किस तरह खर्च होता है? एक कमेटी ने पता लगाया था कि प्रत्येक 1 रुपया जो समाज पर खर्च करने के लिए सरकार से आता है ना, उसका 30 पैसे से भी कम लोगों तक पहुंचता है। 1 रुपया 100 पैसे, ठीक है, उसमें से सिर्फ 30 पैसे से भी कम लोगों तक पहुंच पाता है, बाकी सब हजम कर जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए विदेशी धन क्यों आया है? इस धन के पीछे आर्थिक उदारीकरण से जुड़ी हमारे देश की विवशताएं और हमारे राजनीतिज्ञों द्वारा विश्व बैंक के सामने घुटने टेकने की समूची घटना शरीक है, जिस पर कभी हमारी संसद ने ईमानदारी से चर्चा नहीं की है। आखिर शिक्षा या सरकारी संस्थाएं या शिक्षाएं क्या हैं, क्यों? हम में से बहुत से लोग इस आलोचना का विषय नहीं बनाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद शिक्षा का इससे कोई संबंध नहीं है, बल्कि सिर्फ इस बात से है कि जब पैसा आ ही गए तो उसे खर्च कैसे किया जाए। स्पष्ट है कि यह पैसा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा है, और जहां भ्रष्टाचार होगा वहां हिंसा होगी, और जहां हिंसा होगी वहां महिलाओं पर अधिक होगी। हमें यह मानकर चलना होगा। इसलिए हर एक गांव में इस सवाल को विचार का विषय बनाना पड़ेगा कि क्या हम अपने बच्चों का लालन पालन, उनकी शिक्षा अपने साधनों से नहीं कर सकते? अगर आज यह स्थिति है कि हमको कुछ विदेशी संस्थाओं ने धन दिया है, तो हमारे पास यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि यह धन
किस तरह खर्च होगा हमारे पास। आज इस धन का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा के सबसे गैर जरूरी कामों पर खर्च हो रहा है। बड़े बड़े लोगों का आना जाना, बड़ी बड़ी गोष्ठियों में भाग लेना, बड़ी तादाद में लोगों का अपनी सलाह के लिए पैसे लेना। अब सलाह में भी पैसे दिए जाते हैं, मशवरे, कंसल्टेंसी, जिसको आज देखो लिखा है, जिसको आज कंसल्टेंसी फीस कहा जाता है। इसी सब में ज्यादातर पैसा खर्च हो जाता है कि कंसल्टेंसी की, आप आइए हम जॉब दिलाएंगे। 1-2 महीने वहां किया और कुछ भी कमी निकाल कर ऑफिस से भगा दिया, फिर बेचारा जाएगा कंसल्टेंसी के पास। दूसरा ऐसा भी कुछ है, ये जो है कि आप 1 महीने की सैलरी भी हमें देंगे, हम आपको नौकरी दिला रहे हैं। ठीक है भैया, 1 महीने बाद जॉब किया, आकर वहां दे दी, दूसरे महीने बॉस ने कुछ ही कमी निकाल दी और उसको भगा दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने तो आपको नौकरी दी थी, मासूम बन जाते हैं। तो अब और गिना चुना पैसा ही हमारी उन धूल धूसरित प्राथमिक शालाओं में पहुंचता है जहां कहा जाता है कि देश का भविष्य पल रहा है। इस पहलू पर पंचायतें तभी प्रश्न उठा पाएंगी जब वे अपने आप को तैयार करेंगे। जो प्रश्न कल तक सरल दिखता था वह आज बहुत जटिल या कठिन हो चुका है। प्राथमिक शाला का शिक्षक इस प्रक्रिया का उतना ही मारा हुआ है जितना उत्पीड़ित वर्ग का वह बालक या बालिका जिसे स्कूल में दाखिला होते ही निकालने की तैयारी शुरू हो जाती है। असफलता के ढांचे हमारी प्राथमिक शिक्षा में पहले से ही विद्यमान हैं, जिनके रहते कोई बच्चा 1, 2, 3 से गुजरते हुए बगैर अपमानित हुए आगे नहीं बढ़ सकता। आपको मालूम है कि 2/3 छात्र 8वीं तक पहुंचने के पहले ही शाला छोड़ देते हैं। देश के बहुत बड़े इलाके में इन बच्चों का अनुभव प्राथमिक शाला के शिक्षकों के अनुभव से भिन्न नहीं है। यद्यपि शाला की परिस्थितियों में शिक्षक ही बच्चे पर अत्याचार करता हुआ दिखाई देता है, बाकी सब काले पर्दे के पीछे छुपे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सच्चाई है कि शिक्षक स्वयं उपेक्षा और तिरस्कार का मारा है। उसकी ट्रेनिंग और तैयारी उतनी ही लचर है जितनी उसकी हैसियत, मगर वह अपनी लड़ाई लड़ने की जगह बच्चे पर गुस्सा उतारता है। मुझे लगता है कि प्राथमिक शाला के शिक्षक के साथ चलकर शिक्षा की समस्याओं तथा उसकी लाचारी को समझना पंचायती प्रतिनिधियों के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह शिक्षा के कर्म का देश में अवमूल्यन हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं। कुछ प्रदेशों में आज खुलेआम शिक्षकों को 500 रुपए महीने का वेतन देकर नियुक्त किया जा रहा है। यह वेतन अब 1200 रुपए किए जाने की संभावना है। यह राशि हाल ही में कुछ और बढ़ा दी गई है, बात तब की है, अब तो बहुत परिवर्तन आए हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में पढ़ाना कितना आदरणीय बन सकेगा, किन परिस्थितियों में शिक्षक उन नौकरशाहों से जूझ सकेंगे जिन्होंने उन्हें रखा है। क्या करेंगे, कुछ नहीं। यह एक पुरानी गुत्थी है, अगर इसको सुलझाना है तो प्राथमिक शाला के शिक्षक पर दोषारोपण करने की जगह उनके साथ मिलकर उनकी मजबूरी, उनकी लाचारी को समझने की कोशिश करनी होगी और साथ ही साथ शिक्षा के स्तर में आखिर जिम्मेदार कौन, इस बात पर चर्चा होगी। प्राथमिक शाला में महिला शिक्षकों के ऊपर भी कोताही, लाचारी के दोष अक्सर लगाए जाते हैं। आप उनकी स्थिति को कभी उनके दृष्टिकोण से देखेंगे तो ऐसा रास्ता खुलेगा जिसमें शिक्षक स्वयं संगठित होकर आपके साथ आएंगे। शिक्षा को ताकतवर वर्गों की विचारधारा के प्रचार के रूप में इस्तेमाल करने की एक दूसरी परिधि है। इसी के भीतर सामाजिक चरित्र भी निर्धारित है। जो आज शिक्षा फैलाने की बात की जा रही है उसके पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि पाठ्यक्रम में कहीं भी ग्रामीण समाज की छवि ही नहीं है। सब देशी विदेशी सभ्यता पूरी तरह से समाज के शासक वर्गों के जीवन को प्रस्तुत करता है। शिक्षा के जरिए उन्हीं की जीवन शैली, विचार, सपने, अरमान हमारे बच्चों तक पहुंचाए जाते हैं। इसीलिए ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि कोई होशियार बच्चा गांव में नहीं टिक सकता। इसीलिए उनकी मां ने यह बात कही। कमारा ले की तरह उसको भी गांव छोड़कर शहर, शहर छोड़कर राजधानी, राजधानी छोड़कर विदेश जाना ही पड़ता है। इस पाठ्यक्रम की छवि की विसंगतियों को गहराई से समझने पर आप पाएंगे कि विकास की जो प्रक्रिया 40-50 वर्षों में, खास तौर पर पिछले 30 वर्षों से थी, उसे सबसे महत्वपूर्ण अंतर विरोध में शिक्षा केंद्रित है। संभव है इस सभा में कहीं टिमरनी से आई साधना बहन बैठी हों जिन्होंने कुछ समय पहले एक लेख लिखकर हरित क्रांति द्वारा प्रोत्साहित सोयाबीन की खेती के दुष्प्रभावों की टिप्पणी की थी। उनके अनुसार हरित क्रांति के नाम पर जो प्रक्रिया 60 के दशक में हुई थी, एक गांव में गरीबी विषमता बढ़ी, दूसरी तरफ अमीर लोग पहले से और भी अमीर हो गए और गरीब बेचारे पहले से गरीब। हरित क्रांति से हमारे गांव की जमीनें बर्बाद हो गई, फसलें हमारे देश की आबो हवा से कुछ संबंध नहीं था, नकदी फसलें प्रलोभन बताकर बोई गई और उनकी बदौलत, जिनमें सोयाबीन प्रमुख है, देश की मिट्टी कई जगह पर एकदम अनउर्वर होने के करीब पहुंच गई।
मतलब बंजर होने के। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से पानी और मिट्टी के विषैले होने का भी खतरा हो गया। यदि हम पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, समाज में समता के मूल्यों को स्थापित करने की बात नहीं करेंगे तो शिक्षा इस विनाश को और भी तेजी से फैलाएगी। एक शिक्षक के नाते ऐसा कहते हुए आपके सामने मुझे कष्ट बहुत होता है, पर संकोच नहीं, क्योंकि आप ही शायद अब भारत में निर्णय प्रक्रिया की वह तह है, वह बेस है, आधार है, जहां पर कोई नई बात की जा सकती है। वरना ऊपर के स्तरों पर तो मंत्रियों की चाटुकारिता और विभागीय अफसरों के तलवे चाटने की प्रक्रिया में ही शिक्षा दर्शन खत्म हो जाता है। आज इस बात को आप ही नए सिरे और निचले स्तर से शुरू कर सकते हैं। क्या वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर आजादी के बाद गांव से विस्थापन हुआ, जिसकी सीधी मार बचपन पर पड़ी? क्या वजह है कि विकास प्रक्रिया का? क्यों आखिर विस्थापन? समझते हो ना, एक अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाना, अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर में जाना। हो क्या रहा है? जैसे गांधी जी की बुनियादी तालीम की रूपरेखा आज भी शिक्षा, खासतौर से प्राथमिक शिक्षा को एक नया जीवन देने में सक्षम है। अब यह है कि क्या वजह है कि इस विकास प्रक्रिया का सबसे कम लाभ ग्रामीण जनता को मिला? आज भी बार बार बजट में सब्सिडी की मांग करते हैं और इस सब्सिडी की बैसाखियों के सहारे ही जीती है। क्या वजह है कि 50 वर्षों के बाद भी आजादी के आंदोलन के दौरान उठा ग्राम स्वराज का नारा एक प्रवंचना बनकर रह गया है? क्या गांव में आज भी लोग पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है? इसमें संदेह नहीं कि हमें नए सिरे से उनकी मीमांसा करनी पड़ेगी, लेकिन गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने का अर्थ है गांव को स्वायत्ता मतलब पूर्ण स्वतंत्रता देना तथा ग्रामीण को सम्मानपूर्वक जीने का हौसला देना। इस प्रक्रिया में बुनियादी तालीम की उसकी रूपरेखा आज भी हमें प्रेरणा काम करने की परिधि देती है। आखिर उन्होंने इतना ही तो कहा था कि गांव के पारंपरिक उद्योगों और गांव की प्रकृति से शिक्षा को जोड़े बगैर शिक्षा में सीखने का तत्व नहीं आ सकता। उसे सार्थक बनाता है शिक्षा का जो चरित्र पिछले 50 वर्षों में उभरा है, वह दरअसल गुलामी के दिनों से ही स्थापित हो गया था। हमारे नेताओं ने उसको बदलने की कोई खास कोशिश नहीं की। सामाजिक चरित्र पर सीधे प्रहार किए बिना शिक्षा और विनाशकारी विकास के बंधन को तोड़ नहीं सकती। इस बंधन को तोड़ना ही शायद आज इस नई शक्ति का पहला मुद्दा है, जिसको आप पंचायती राज और पंचायती राज के दायरे में महिला शक्ति का नाम दे रहे हैं। कमारले की कहानी हर गांव में घटती है और हम उसे लाचारी से देखते हैं। हमने देश के विकास को जिस तरह समझा और अमल में लाते हुए देखा है, उससे लाचारी बढ़ती जा रही है। आज तो बड़े राजनीतिक दलों के नेता भी कहते हैं कि पूंजी के राज के सामने हम लाचार हैं। ऐसा लगता है कि सारा देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों को गिरवी रख दिया गया है। भारत का पूंजीवादी विश्व पूंजीवाद का साथी बनकर हमारे प्राकृतिक साधनों को सिर्फ दोहन का शिकार बनते देखता है। मानव संसाधनों को केवल इस काम के लिए इस्तेमाल करता है कि वे इस दोहन के काम आए, बस। आज देश के कुछ हिस्सों में कथा ज्यादा आसानी से पढ़ी जाती है, कुछ हिस्सों में कल पढ़ी जाएगी। इस इबारत को आज अगर नहीं पहचानेंगे तो कल काफी देर हो जाएगी। हमें अभी समझना होगा। गांव के बच्चों को अपने ध्यान के केंद्र में रख कर देखें तो हम आसानी से समझ लेंगे कि आज की शिक्षा ग्रामीण समाज की पुनर्रचना करने में इतनी असमर्थ क्यों है। मैं सालाना शैक्षिक सत्र के ढांचे में निहित असुविधा की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वह पुरानी जानी पहचानी बात है। शिक्षा शस्त्र का ढांचा कब बनेगा? बच्चे घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए पढ़ाई कैसे कर सकेंगे? कौन कहता है? निर्णय लेने वालों को यह समस्या 100 साल तक याद है और वे समय समय पर इसकी चर्चा भी करते हैं। शायद वह तब तक वही गिरता रहेगा जब तक ग्रामीण समाज और उसके राजनीतिक नेता जबरदस्त दबाव पैदा नहीं करेंगे। फिलहाल मैं सत्र के ढांचे, स्कूलों की खस्ता हालत, शिक्षक की दयनीय परिस्थिति जैसे संरचनात्मक मुद्दों की जगह पाठ्यक्रम के गांव विरोधी चरित्र का मुद्दा उठा रहा हूं। गांव के लोगों को अपने आप पर भरोसा करते हुए समाज में व्याप्त उन जो पूंजीपति वर्ग है ना, उनसे अपने आप को उबारना होगा। लाचारी, चाटुकारिता से ऊपर आना होगा। आज पढ़ाई जा रही है, पुस्तकों में गांव की उपस्थिति नगण्य है, बिल्कुल नहीं देखे जाते ग्रामीण। भाषा की पढ़ाई के लिए लगाई गई पाठ्य पुस्तक के 20-25 पाठों में मुश्किल से 2-3 पाठ ऐसे होते हैं जिनका कथ्य ग्रामीण जीवन से संबंधित होता है। हालत दिखती है कि देश की 75% जनता का परिवेश पाठ्य पुस्तक बनाने वालों के लिए क्या महत्व रखता है। लेकिन ज्यादा चिंता तब होती है जब आप उन 2-3 पाठों को ध्यान से पढ़ते हैं जिनमें ग्रामीण परिवेश या पात्रों का चित्रण किया गया है। अधिकांश रूप से यह चित्रण गांव के जीवन को दोयम दर्जे का सिद्ध करता है, सेकेंडरी, कि गांव भी चर्चा का विषय है। गांव में रहने वाले स्त्री पुरुष प्रायः अनपढ़, अंधविश्वासी और मूर्ख दिखाए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब कभी गांव का सकारात्मक रूप उभारा जाता है वह एक रोमांटिक अंदाज में होता है।
वास्तव में दिए जा रहे जीवन की समग्रता उसमें नहीं होती। कोई आश्चर्य नहीं कि पढ़ लिख कर बड़ा होने वाला गांव का बच्चा अपने परिवेश की जिंदगी से मानसिक रूप से कट जाता है या फिर भीतर ही भीतर उस माहौल से नफरत करने लगता है। ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं पूंजी के लिए नई नई बाधाएं खड़ी करती हैं। इसलिए खतरा हम सबके सामने है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय शासन नारा बुलंद किया है कि सिर्फ नारा सिद्ध होगा या जगह जगह हो रही जमीन, जंगल, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वायत्तता की लड़ाइयों को उभरने का यह व्यवस्था बंद या ध्वस्त कर दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा के ध्येय को लेकर इस आशंका से निराश हुए बगैर अपने कर्तव्यों की ओर आगे बढ़ना और उनको एक संघर्ष की भूमिका में रखकर देखना ही हम सब मनोबल जुटा पाएगा। इसे आज हम राजनीति से तोड़ चुकी है। हमारे बच्चे हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। वे जानते हैं कि हमें बहुतों का मनोबल आज इस स्थिति से लड़ने का नहीं रह गया है। क्या वजह है कि आज हमारे गांव में पानी उपलब्ध नहीं है लेकिन शराब उपलब्ध है? क्या है आखिर ऐसी स्थिति क्यों पनपी? पेप्सी और कोका कोला के बोर्ड हर जगह पहुंच गए हैं लेकिन साफ सुथरा पानी पीने के लिए हमें शहर में भी फिल्टर लगाना पड़ता है। इस पूरी परिस्थिति की विसंगतियों को आप एक बार उधेड़ना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि यह पूरा जाल जो नीतियों के नाम पर हमारे सामने रखा जाता है फटे हुए पुराने शॉल जैसा है। इसको उधेड़े बगैर नए सिरे से इसकी बुनाई नहीं की जा सकती। इसकी नए सिरे से बुनावट में ही कहीं शिक्षा का सुधार और उसकी प्रक्रिया को फिर से बल देने का इरादा शामिल है। इसलिए हमें शिक्षा की बुनियादी बहुत सही करना होगा, उसका बेस, उसका आधार सुधारना होगा। गांव के पाठ्यक्रम में यदि किसी कहानी का समावेश हुआ, गांव का वर्णन हुआ तो बेचारे, फटेहाल, ऐसे मजबूर से इस तरह से नहीं दिखना चाहिए। गांव का दर्शन भी सशक्त तरीके से दिखना चाहिए ताकि गांव के बच्चों के मन में ये ग्लानि महसूस ना हो कि वे बेचारे हैं। तब तो जाकर उनके मन में गांव के प्रति लगाव उत्पन्न होगा। वे यहीं रहकर आगे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और अपने कार्य को अंजाम देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे गया है, तो इसी तरह से आपको बने रहना है मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मिलेंगे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय। थैंक यू सो मच।